हेलो ऑल। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में वर्क पढ़ने के बाद एनर्जी को आगे बढ़ाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात हुआ था। सो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, आई कैटेगराइज इट इनटू टू पार्ट्स। वन वाज काइनेटिक एनर्जी एंड यू लर्न अबाउट दिस काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला क्या होता है? सो इसका फार्मूला आता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ जब एम मास का पार्टिकल वी वेलोसिटी से चलता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। इफ़ देर आर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स देन यू नो कि हम उसको इंडिविजुअल को ऐड कर देते हैं काइनेटिक एनर्जीज को। और अगर वेलोसिटी वेरी कर रहा होता है किसी भी मास की बॉडी पे तो फिर हम इंटीग्रेशन से भी सॉल्व करते हैं। ये अपने लास्ट लेक्चर में वॉच किया ना। इस फॉर्मूले को रीराइट भी कर सकते हैं, इन मोमेंटम के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। सपोज करो कि अगर इसी में आप m से मल्टीप्लाई करो और m से डिवाइड कर दो। सो अगर इसको आपने m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड कर दिया, सो दिस कुड बी रिटन एज हाफ एम वी होल स्क्वायर डिवाइड बाई m। ना ये एम वी आप जानते होगे कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम p इज़ डिफाइंड एज m इंटू वी। सो अगर हम उसको यूज़ करना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन इन दिस वे एज वेल कि पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। कई बार ये लीनियर मोमेंटम के टर्म में भी लिखेगा। सो आपको रिलेट करना है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ पी स्क्वायर बाई 2m। क्या इस फॉर्म को हम इस तरह से और भी लिख सकते हैं कि p की जो वैल्यू आएगी पी स्क्वायर विल बिकम ट्वाइस टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो अगर आपको कभी लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना हो आउट ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, 2 टाइम मास ऑफ द पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। सो ये भी एक फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है। सो और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपने लर्न कर लिया था क्योंकि ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका जो दूसरा पार्ट है, टाइप है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। सो इस लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को लर्न करने वाले हैं प्रॉपरली। पोटेंशियल एनर्जी, नाउ व्हाट दिस पोटेंशियल एनर्जी इज and why it is. So kinetic energy is because of motion of the object. So potential energy is due to position. So we will write in short, it is due to position or configuration of a system. So अगर कोई सिस्टम इस तरह से पोजिशनड है या फिर कन्फिग्रेशन उसका है कि उसके पास कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क है तो हम बोलेंगे कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। एग्जांपल जो लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था कि अगर एक m मास का ऑब्जेक्ट किसी ग्राउंड से किसी हाइट पे रखा हुआ है तो इस पोजीशन की वजह से ये ग्रेविटेशनल वर्क परफॉर्म कर सकता है और इसका मतलब इसके पास कैपेसिटी है ड्यू टू द पोजीशन। दैट मीन्स ये जो एनर्जी इसके पास होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर बोलेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी कम्स बिकॉज ऑफ पोजीशन और कन्फिगरेशन। ये दो टर्म आपको याद रखना है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू पी ई भी लिख सकते हैं, पी ई फॉर पोटेंशियल एनर्जी, और कई बार हम इसको यू टर्म लेटर से इंडिकेट करते हैं। राइट नाउ पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन और कन्फिगरेशन के बराबर आती है और किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन या कन्फिगरेशन देने के लिए कुछ फोर्सेस लगे होंगे जो उनको पोजीशन और कन्फिगरेशन में ले गए होंगे। सो फोर्सेस के टर्म में भी इसको हम स्टडी करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिफाइंड करस्पॉन्डिंग टू दोज फोर्सेज विच आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा याद रख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड करस्पॉन्डिंग टू कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। सो अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो उसका जो वर्क डन आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस बट नॉट फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे कि एक एग्जाम्पल से इसको इलस्ट्रेट करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। लेट्स से कि अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इस ऑब्जेक्ट को आपने एक फोर्स अप्लाई किया, वर्टिकली अपवर्ड ले गए और ले जाने के बाद आपने यहाँ पर इसको रिलीज़ किया या फिर यहाँ पर प्लेस किया और यहाँ पर लेकर जाने के बाद इस इंस्टेंट पे वॉच करते हैं। तो जब आप इसको अपसाइड ले जा रहे होगे तो आपने एक फोर्स लगाया होगा, डेफिनेटली यू नीड टू अप्लाई अ फोर्स।
और इस फोर्स का वर्क डन आएगा, इस फोर्स का वर्क डन आएगा और ग्रेविटी का भी वर्क डन आएगा। यानी ये जो फोर्स वर्क करेगा वो किसके अगेंस्ट करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट करेगा, क्योंकि ग्रेविटी डाउन साइड लग रहा होगा mg का फोर्स। यानी ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। और अब दूसरे टर्म में हम ये भी कह सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया तो आप पाओगे कि इसके पास एनर्जी स्टोर्ड होगी। जैसा अभी एग्जाम्पल में बोला था, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। दैट मीन्स वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स mg गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आप इसको रिलीज करोगे देन यूल फाइंड कि ये ब्लॉक फिर से वापस वहीं पर आ जाएगा जहाँ से स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि ब्लॉक के पास एनर्जी अवेलेबल थी एंड ब्लॉक कैन यूज दैट एनर्जी टू मूव। हाउएवर अगर एक हम दूसरे एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि अब सेम ब्लॉक अपने रखा हुआ है और फ्रिक्शन वाले सरफेस पे रखा हुआ है और आपने एक फोर्स लगा करके इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराया और फिर इस मोमेंट पर इसको रिलीज़ किया इस लोकेशन पर, तो आप पाओगे कि ये जो फोर्स लगा हुआ है, दिस फोर्स हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वुड हैव एक्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका जो वर्क डन है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट है। नो, फ्रिक्शन आप जानते हो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब जब आप इस ब्लॉक को यहाँ पे रिलीज़ करोगे, इस पोजीशन पे ला करके रिलीज़ करोगे, तो आप पाओगे कि इसके पास एनर्जी नहीं होगी। सो इट विल हैव एनर्जी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेकिन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हुआ है और फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो फ्रिक्शन डज नॉट स्टोर एनर्जी बिकॉज फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। सो इसको जो आप रिलीज करोगे तो ये ब्लॉक वापस उसी पोजीशन पे नहीं जाएगा, अनलाइक इन दिस केस कि यहाँ पर वापस वहाँ पर आ गया। सो पॉइंट क्या चल रहा है, जब आपने ग्रेविटी का वर्क डन यूज़ किया और ग्रेविटी के लिए अगेंस्ट वर्क किया तो वो एनर्जी में स्टोर्ड हुआ। जब आपने फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया वो एनर्जी में स्टोर नहीं हुआ। द रीज़न बीइंग कि ये कंजर्वेटिव है और द रीज़न बीइंग कि ये नॉन कंजर्वेटिव है। तो जब कभी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो जाता है और आप सिस्टम को रिलीज़ करेंगे तो वो सिस्टम वर्क परफॉर्म कर सकता है बिकॉज उसके पास पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन का वर्क हुआ वो किधर गया, तो जो फ्रिक्शन का वर्क हुआ वो हीट के फॉर्म में निकला होगा, ये भी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में नहीं, ये मैकेनिकल एनर्जी में नहीं। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन रहा होगा वो हीट में कन्वर्ट हुआ होगा। हीट इज ऑल्सो एन एनर्जी बट दैट इज नॉट द मैकेनिकल एनर्जी, इट्स नाइदर इन द काइनेटिक कैटेगरी नाइदर इन द पोटेंशियल कैटेगरी। Whereas here whatever the work done by gravity is, that has gone into the potential energy. Are you getting my point? So potential energy is defined for conservative forces और कंजर्वेटिव फोर्स क्या करते हैं कि एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं, वो एनर्जी को सिस्टम में इंक्लूड करके रखते हैं और जब अपने एक्सटर्नल फोर्स हटाया तो फिर वो एनर्जी को यूज़ करके वापस उसी प्लेस पर आ सकते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या करते हैं, वो एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाते हैं एंड दे वेस्ट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक हीट, साउंड और व्हाटएवर इज फीजिबल, उसके फॉर्म में वेस्ट करते हैं। सो दैट्स अ मैकेनिकल एनर्जी एंड दैट इज सम थर्मल एनर्जी। एंड थर्मल एनर्जी कितना होता है, हीट कितना होता है, दैट विल बी पार्ट ऑफ द फ्यूचर चैप्टर्स, तो उसमें हम लोग लर्न करेंगे। सो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ओके, now let's write how we define this potential energy mathematically, that means in the form of formula. So इस तरह से इसको define करते हैं, change in potential energy is equal to negative of the work done by conservative force. This is how any potential energy is defined. जब कोई हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन की बात करेंगे सो वी विल रिमेंबर दिस। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर समझना होगा। एक तो हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, इसका क्या मीनिंग है वो भी समझेंगे। और दूसरा ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव है विद अ माइनस है, तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। So that is the relation. Now change in potential energy का मतलब होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यू नो, और एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी
माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स अगर ग्रेविटेशन होगा तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक होगा देन वी विल से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी विल बी ऑफ वेरियस टाइप, इट विल डिपेंड ऑन विच कंजर्वेटिव फोर्स यू आर यूजिंग। तो जिस कंजर्वेटिव फोर्स के करस्पॉन्डिंग होगा उसके अकॉर्डिंग उसको नाम देने वाले हैं। नो जब हम चेंज इन काइनेटिक जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं, इसका मतलब हमको एक इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए, तभी हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम पोटेंशियल एनर्जी के इसमें एक रेफरेंस की तलाश करते हैं। सो देयर हैज़ टू बी अ रेफरेंस। ओके, सो पॉइंट इसकी अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो डायरेक्टली निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आपको एक रेफरेंस चूज़ करना पड़ेगा। सो इस तरह से हम बोलेंगे इफ़ यू आई इज़ टेकन एज यू रेफरेंस, और उस रेफरेंस की वैल्यू अगर हमने ज़ीरो ले ली, जो कि ऐसा रेफरेंस हम चूज़ करेंगे जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो ली जा सकती है, तो आप बोलोगे कि फिर यू एफ को हम यू लिख सकते हैं, और फिर फॉर्मूला हो जाएगा u इज़ इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमने रेफरेंस लिया है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने रेफरेंस ले लिया तो लेफ्ट हैंड साइड तो चेंज हो गया, राइट हैंड साइड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। राइट हैंड साइड में फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जब हमने रेफरेंस लिया है तो उसके अकॉर्डिंग वर्क डन भी हमको अकॉर्डिंगली लिखना पड़ा है, राइट। कि जैसे कि आपको बताएं कि ये वर्क डन अगर इसको हम प्रॉपर फंक्शन में लिखें या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें तो ये बेसिकली लिखा हुआ है यहाँ पर जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसकी वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर, लिखेंगे ना, और वो इसमें इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट तक उसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इनिशियल लिमिट होगी, इनिशियल लिमिट हमने फिक्स कर दी है। जब यहाँ पर आएंगे तो इनिशियल रेफरेंस लिमिट आएगी, तो यहाँ पर जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आ रहा है वो भी वही डेफिनेशन पे चलेगा, कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर, बट लिमिट्स हैज़ चेंज्ड। ये रेफरेंस लोकेशन से डिज़ायर्ड लोकेशन तक आएगा, फाइनल लोकेशन तक आएगा। तो राइट हैंड साइड भी अकॉर्डिंगली चेंज हो गया है। इसका मतलब है जो जनरल फार्मूला है वो ये है, और अगर आपने किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पकड़ा, ज़ीरो पकड़ा, तो उसके रिस्पेक्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा कि किस तरह से होता है। तो इस तरह से आपको ये जनरल फार्मूला याद रखना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। उसका मतलब होगा वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, दैट मीन्स एफ सी डॉट डी आर, रनिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, रनिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। और आप जानते हो कि अगर अपने इनिशियल और फाइनल को सेम कर दिया, यानी क्लोज लूप पे ले लिया, तो इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जीज बराबर हो जाएंगी, और इससे ये ज़ीरो हो जाएगा, जिसका मतलब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ क्लोज लूप इज ज़ीरो। नाउ लेट्स गेट स्पेसिफिक। स्पेसिफिकली हम लोग अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो डेफिनेशन आएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हम लोग नियर द अर्थ सरफेस रहेंगे, नियर द अर्थ सरफेस, उसके इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइट हम लोग लेने वाले हैं वो दैट इज़ मच 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 लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ। आपको आइडिया होगा कि जो रेडियस ऑफ अर्थ, आर का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ, और इसकी वैल्यू होती है, मैनी ऑफ यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसकी वैल्यू आती है 6400 किलोमीटर। अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। इसका मतलब जो हम हाइट कंसिडर करेंगे फ्रॉम द अर्थ सरफेस वो इस वैल्यू से काफ़ी कम होनी चाहिए, जो कि हमारी डेली लाइफ के लिए काफ़ी है। हमारी डेली लाइफ के लिए हम लोग 1 2 3 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर की बात करते भी नहीं है। इवन आप हेलीकॉप्टर से भी जा रहे होते हो तो 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर से ऊपर नहीं निकलते हैं। इसका मतलब हुआ कि 10-15 किलोमीटर इज़ वेरी वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू 6400 किलोमीटर। तो वहाँ सब के लिए ये सब वैलिड होगा जो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं है, यानी आप बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हो, तो जो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लर्न करेंगे दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल। उसके लिए फिर हम ग्रेविटेशन में ये पॉइंट को फिर से पढ़ने वाले हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक चैप्टर है जो ग्रेविटेशन नाम से है स्पेसिफिकली, उसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे कि हायर हाइट के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो उस पार्ट को अभी यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, नियर द अर्थ सर्फेस का केस ले रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से एक पार्टिकल अपने पास जो m मास का है यहाँ पर, और उसको इस लोकेशन से इस लोकेशन पे ले जा रहे हैं। तो ये इसकी इनिशियल लोकेशन है और ये इसकी फाइनल हाइट है, और वो किसी पास से ले जाएंगे, तो ये h इनिशियल है और ये h फाइनल है, राइट।
सो अगर आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो आप ऐसा बोलोगे कि इस तरह से ऊपर आपको ले जाना होगा, तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगता है, mg का फोर्स नीचे लगता है, डिस्प्लेसमेंट अप साइड हो रहा है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। ये नेगेटिव आएगा, एक माइनस लिखा हुआ है, इसको मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आप डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हो। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द ग्रेविटी, जो कि आएगा माइनस mg। और आप जानते हो कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, इसको हम लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला मिल गया कि फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg फाइनल माइनस इनिशियल हाइट्स फ्रॉम द ग्राउंड। लेट्स से ये ग्राउंड है, ये अर्थ है, वहाँ से हम लोग मेजर कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो h1 माइनस h2 है वो बेसिकली ये हाइट है, यानी जितना हाइट आप लेके गए हो h। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको मैं ऊपर एरो दिखाता हूँ तो और अप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट अप साइड है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है u फाइनल माइनस u इनिशियल, और बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसकी वैल्यू आती है m इंटू जी इंटू एच। इसको स्टडी करने से थोड़ा सा बेनिफिट होगा कि हम और क्लियरली बोल पाएंगे। इस पर आप देखोगे ये इस बात से इंडिपेंडेंट है ग्राउंड कहाँ है। तो ग्राउंड आपका कहीं भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप पार्टिकल को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन इस तरफ से ले जाते हो, अप साइड ले जाते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh आती है, जो कि पॉजिटिव आती है। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे लेके आओगे तो आप पाओगे कि ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो अगर दो लोकेशन आपको पता हो तो हमारे लिए ग्राउंड मैटर नहीं करता है, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता देते हैं। लेकिन अगर हमको चेंज पोटेंशियल एनर्जी बताना हो इंडिविजुअल पॉइंट की, यानी इनिशियल पॉइंट की बताना हो या फाइनल पॉइंट की बताना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ग्राउंड को अपना रेफरेंस लेते हैं। तो ग्राउंड इज कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस। दैट मीन्स ग्राउंड के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम करते हैं वो कितना करते हैं? 0। तो अगर ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी आपने 0 एज्यूम किया है तो इन आई पॉइंट, ये लेट से आई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट था, तो आई पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो अगेन ऊपर की तरफ है, इसलिए पॉजिटिव आएगा, तो mgh आई आएगा। और फाइनल कितना आ जाएगा? mghf हो जाएगा। इसका मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी तब डिफाइन करते हैं जब हमने रेफरेंस चूज़ किया है, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हम कभी भी डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हम चेंज की बात करते हैं क्योंकि हमको रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में ग्राउंड इज़ अ रेफरेंस। अगर आप अप साइड जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। अगर आप डाउन साइड आ रहे हो तो लेट से आप इन साइड जाते हो तो आप पाओगे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अगेन आप ग्रेविटी की डायरेक्शन में, जब आप ग्रेविटी की डायरेक्शन में जाओगे तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब हम अप साइड जाते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। सो अप साइड जाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, डाउन साइड जाने पे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। इस पॉइंट को हम याद रख सकते हैं। तो किसी भी हाइट के ऊपर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी, नीचे जाओगे पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली हम उसका चेंज वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। मेकिंग सेंस? नेक्स्ट कंजर्वेटिव फोर्स जो हम लोगों ने पढ़ा वो स्प्रिंग फोर्स है, इसलिए उससे रिलेटेड एक पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसको हम बोलेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए भी सिमिलर टाइप का फॉर्मूला बनेगा। दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी माइनस वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन आएगा उसको हम सब माइनस वर्जन यूज़ करेंगे। ये लेट से अपने पास के स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग है, ये इसकी मेन पोजीशन को इंडिकेट कर रही है लाइन, और यहाँ पर उस ब्लॉक को रखा हुआ था और फिर इसको पुल करके यहाँ तक लेके आते हैं। जब आप इसको यहाँ से यहाँ तक पुल करके लेके आओगे तो इनिशियल एलोंगेशन है, ये फाइनल एलोंगेशन है। तो आप पाओगे कि स्प्रिंग फोर्स कैसे एक्ट कर रहा होगा। क्या स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है या टूवर्ड्स मीन पोजीशन एक्ट करता है? यस, तो दैट्स फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। हमको वर्क डन बाय स्प्रिंग चाहिए ना। माइंडेड कि जब इसको आप पुल कर रहे होगे तो आप एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहे होगे। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स का हमारा इंपॉर्टेंस नहीं है, किसका इंपॉर्टेंस है? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, दैट मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसको आगे कैरी करते हैं तो ये बनेगा माइनस इंटीग्रेशन वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज गोइंग टू बी द फोर्स ऑफ स्प्रिंग डॉट दिस dr और dx। यू कैन राइट dx क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, अभी dr लिख लेते हैं। अच्छा, इसको इनिशियल टू फाइनल इंटीग्रेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे।
वर्क डन बाई और उसको कैलकुलेट करने के लिए स्प्रिंग फोर्स चाहिए होता है। आप बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो के, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो के एक्स आएगा और डी एक्स ये आ जाएगा। लेकिन ये इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कॉस 180 है, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो उस कॉस 180 को डायरेक्टली हम माइनस के एक्स लिख लेते हैं और ये बोलेंगे इनिशियल टू फाइनल जाएगा, इनिशियल टू फाइनल जाएगा। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा के एक्स स्क्वायर बाई 2 विद द लिमिट्स इनिशियल टू फाइनल एलोंगेशंस। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग एज हाफ के x final square minus x initial square. This is the final potential energy minus initial potential energy in case of a spring. Making sense? Now obviously यहाँ पर reference किसको लेना चाहिए? Can you think of which should be taken as a reference? Mean position should be taken as a reference. So mean position को हम reference लेते हैं, इसका अंदर इसकी potential energy कितना लेते हैं? 0. So अगर उसकी हम potential energy 0 ले लेते हैं तो आप बोलोगे और उसी को reference ले लेते हैं, तो अगर मीन पोजीशन से चलेगा तो एक्स इनिशियल हमारा मीन पोजीशन हो जाएगा, तो ये मीन पोजीशन हो जाएगा, तो फिर ये फाइनल पोजीशन होगा, ये फाइनल पोजीशन हो जाएगा। सो ये जनरल फार्मूला होगा। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, इफ़ इनिशियल पोजीशन इज मीन पोजीशन, इनिशियल पोजीशन इज मीन पोजीशन विच इज़ आल्सो रेफरेंस पोजीशन, तो आप पाओगे कि एक्स आई की वैल्यू को हम 0 रखेंगे और यू आई की वैल्यू को 0 रखेंगे। क्योंकि एक्स आई इसलिए 0 क्योंकि इनिशियल है, यू आई इसलिए 0 क्योंकि इसी इनिशियल को मीन बोला गया जो कि रेफरेंस है। तो आपको पता चलेगा कि u माइनस 0 किसी भी x इलोंगेशन के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से अपने को एक फॉर्मूला मिलता है कि स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर। और सिंस ये एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स को नेगेटिव रखने से भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर अगर कंप्रेशन भी चल रहा होगा तब भी आप ये यूज़ करोगे। इसके अंदर स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन और हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। सो दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, जिसको कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग हैविंग elongation और compression as x। तो इस तरह से हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स आएगा, अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से प्रोसीड करेंगे और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो एक रेफरेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस आइडेंटिफिकेशन रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइड रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बता सकते हैं, राइट। सो ये 2 एग्जांपल हैं रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। इन फ्यूचर और भी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो इसी कॉन्सेप्ट को हम वहाँ पे बारो करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू potential energy. So we have learned kinetic energy as well as potential energy, they together known as mechanical energy. So next topic will be mechanical energy conservation and work energy theorem. Okay, thank you everyone.